तो एक दिन रात का टाइम था, 2:30 बजे का टाइम था, हमने फ़ोन उठाया, मैं पता चला यार माया कलाची पे एक एक्सीडेंट हुआ। तो बॉस ने, हमारे जो मैनेजर थे, उन्होंने कहा शरोज जो एम्बुलेंस के साथ। मैंने कहा ठीक है। बोला जा न्यूज़ लेकर आ। मैं चला गया एम्बुलेंस के साथ। सर हम जब ड्राइवर के साथ वहाँ पहुँचे, मेरी ज़िंदगी की वो पहली डेड बॉडी थी जो मैंने देखी, जिस बाइक राइडर के ऊपर एक डंपर कुचल के चला गया था उसको। मतलब वो एक ऐसा मेरे लिए हादसा था कि मैंने पहली बार एक तो लाश देखी, और ऐसी लाश देखी कि उसके सर के ऊपर से डंपर चला गया था। मतलब वो पूरा फ्लैट हो चुका था। और जब मुझे ड्राइवर ने हिलाया, ओ भाई उठ, इसको उठाना है, तो मैं उसको यूँ देख रहा था, इसको कैसे उठाना है। और उसका जो है वो ब्रेन जो था वो उससे भी 2 फीट आगे था, उसको कैसे हमें समेटना है। तो बहरहाल उस वक्त तो अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है, और वो हमने काम कर लिया। और काम करने के बाद हाँ मैंने खुद उठाया, अपने हाथों से उठाया, और कोई ग्लव्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहाँ का ड्राइवर तो ऐसे ही काम करता था। तो एक थैली मिली हमें, उस थैली के थ्रू हमने वो उठाया, और उठा के उसको जो है वो रखा स्ट्रेचर पे, और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। और कपड़ा डालने के बाद जो है ना, उसने मुझे बोला तो पीछे बैठ। और जब मैं पीछे बैठा तो वो जो एक मोमेंट था माया कलाची फाटक से लेकर टावर तक, मतलब मैं शायद इस दुनिया में नहीं था, मैं कहीं और था। मैं बिल्कुल सत्ते में था, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। और अगले 1-1.5 दिन तक मैं बिल्कुल होश में नहीं था, मैं सिर्फ सो रहा था, मेरी समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने हिम्मत की, मतलब अगर ये मेरा काम है तो मैंने ये करना है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसी हिम्मत दी, एक ऐसा जज्बा दिया कि जिस लाश को कोई नहीं उठाता था ना, उसको उठाने के लिए शहरों से जाता था। चाहे वो 4 दिन पुरानी हो, चाहे वो 40 दिन पुरानी हो, और चाहे उसके ऊपर कीड़े लगे हुए हों, चाहे वो ज़मीन के अंदर घुसी हुई हो। मेरा नाम शहरोज समेजा है। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ solution.com.pk। सोल्यूशन एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है, थेरेप्यूटिक इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जिसके अंदर फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इक्विपमेंट, सेंसरी इंटीग्रेशन, प्ले थेरेपी, और हम सॉफ्ट प्ले एरियाज और इंक्लूसिव प्ले एरियाज भी बना रहे हैं इस वक्त। मैं लियारी के अंदर एक स्कूल में काम कर रहा था, वहाँ का मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था। उस स्कूल से उस प्रोजेक्ट को हमने रैपअप किया, और उसके बाद फिर उन्हीं के डायरेक्टर्स थे, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनका फ़ोन आया कि शहरोज हमारे पास एक स्पेशल स्कूल है जिसमें वी नीड यू। सो आई सेड सर ये क्या होती है स्पेशल स्कूल, बिकॉज मेरे लिए वो सब्जेक्ट बहुत नया था इन द अर्ली 2016। तो उन्होंने कहा लेट्स मीट। मैं उधर गया, और उनकी ज़बानी मैंने एक कहानी सुनी कि यार ये स्पेशल फील्ड क्या होती है। 2016 में शायद इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, इतने लोगों को पता भी नहीं था इस बारे में कि ऑटिज्म क्या होता है, ADHD क्या होता है, और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी क्या होती है। ये सब लोगों को नहीं पता था। बस इतना पता था कि यार इसके अंदर कुछ ऐसा है जो नॉर्मल बच्चों में नहीं है, तो वो उसको ले लेके घूम रहे होते थे। पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर किसी इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं। सो मैं उनके पास गया, जब मैंने उनसे कहा कि ठीक है सर वी कैन डू इट, तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी लिस्ट दी। शहरोज ये लिस्ट है, हमें ये सारा सामान चाहिए, हम USA से इम्पोर्ट नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है सर, हम इसको सोर्स करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस था मार्केट से। मैं उसको सोर्स तो कर रहा था, लेकिन साथ साथ में एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था कि यार ये बच्चा है क्या। फिर लकीली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी एक अंडर प्रिविलेज एरिया से है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में वो तमाम महरूमियाँ देखी हैं जो एक बच्चा देखता है अपनी ज़िंदगी में। मैंने भी वो सारे अब्यूज़ देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि लियारी का पला बड़ा बच्चा हूँ मैं। तो वो सारे अब्यूज़ मैंने भी फील किए हैं, वो सारे इमोशनल अब्यूज़, सबसे ज़्यादा जो होता है इमोशनल अब्यूज़, वो मैंने भी फील किया है। फिर हमें भी अपने पेरेंट्स नहीं समझ पाते थे, तो मैंने जब देखा कि मतलब यार प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सिमिलर है, कि इन बच्चों को कोई समझ नहीं पा रहा। मैंने उनको समझने की कोशिश की कि वो हमसे कहना क्या चाहता है। एक बच्चा जो कि नॉन वर्बल है, लेकिन उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी ख्वाहिशात हैं, वो कुछ कहना चाह रहा है जिसको कोई एक आम आदमी समझ नहीं रहा। तो इन बच्चों के साथ भी कुछ यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब ये देखते हैं कि ये सोसाइटी के अंदर मिसफिट हैं, तो ये अपनी एक दुनिया बनाते हैं। और अपनी एक दुनिया मेरी पहली नज़म का उन्वान था जो मैंने इन बच्चों के लिए लिखा था कि मेरी अपनी एक दुनिया है, तुम सबसे अच्छा हो। आपको पता है अल्लाह ताला का कानून है कि जब वो किसी से एक चीज़ ले लेता है तो वो दूसरी चीज़ ज़रूर देता है। तो इन बच्चों से अगर कोई एक चीज़ अल्लाह ताला ने ली है तो इनके अंदर इतनी भरपूर सलाहियत रखी है, उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ना मार्केट्स का एक उसूल है, वो कोई नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। जो काम कर रहा है ना, बस वो वही करता है, वो कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश ही नहीं करता। आप अभी भी कोई एक प्रोडक्ट लेके जाएं किसी एक तरखान के पास, उसको बोले बना दे, बोलेगा भाई ये नहीं बनाते हम। यार क्यों नहीं बनाते आप?
सवाल ये है ना, आप क्यों नहीं बनाते? आप उसको कोशिश तो करें यार, ये बनेगा। 2017 में जब मेरी बेगम प्रेग्नेंट हुई, हम दोनों साथ जॉब करते थे उस स्कूल में, तो उसके बाद अब उनको जब बेड रेस्ट करना पड़ा तो वो घर पे बैठ गई। तो सर अब सैलरी हाफ एक हो गई, पहले 2 सैलरीज थी, अब सैलरी सिंगल हो गई और एक्सपेंस डबल हो गया। अब जब एक्सपेंस डबल हो गया तो मैंने एनजीओ को रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो एनजीओ था, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आई कांट अफोर्ड दिस, सो फंड्स नहीं है, ये है वो है, तमाम चीज़ें, और होती भी हैं, फंड्स नहीं होते हमारे एनजीओ के पास। तो बहरहाल वो मेरी सैलरी नहीं बढ़ा सके, तो फिर मेरे पास ऑप्शन यही था कि यार मैं एक्स्ट्रा कुछ काम करूँ, 5 बजे के बाद में कुछ काम करूँ। तो मैंने फिर इसी प्रोडक्ट्स को जो मैंने उनके लिए बनाया था विद देयर कंसेंट, मैंने उसको निकाला और मैं उसको OLX पे बेचना शुरू किया। जब मैंने उसको OLX पे बेचना शुरू किया तो मुझे रिस्पांस आया। 1-2 प्रोडक्ट ही मैंने बेचे तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो कोई नई चीज़ है और ये बिक सकती है। और लकीली हुआ ये कि एक मदर ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे बोला कि यार ऐसे ऐसे करके मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम है और ये मेरा बजट है और इसमें आप काम कर दें। मैंने वो रूम बनाया उनका, उस रूम से उन बच्चे को बड़ा फ़ायदा हुआ। जब उस बच्चे को फ़ायदा हुआ तो उन्होंने एक ऑटिज़म का ग्रुप था, उसके अंदर मेरी और मेरी बेगम की एक एप्रिसिएशन पोस्ट डाल दी। तो बस उस पोस्ट के थ्रू फिर वो कारवां शुरू हुआ। इंस्टीट्यूट में बुलाता गया, हम काम करते गए। 1-2 प्रोजेक्ट्स के बाद मुझे समझ में आया कि अब कंपनी चाहिए, अब बगैर ब्रांड के काम नहीं हो सकता। फिर मैंने उसी रिसेप्शन पर बैठ के अपनी कंपनी बनाई और कंपनी बनाने के बाद शुरू में प्रोडक्ट्स नहीं थे तो कुछ मॉन्टेसरी मटेरियल ले लिया, कुछ इधर उधर से आउटसोर्स प्रोडक्ट उठाए और उसको भर के मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की। और मेरा एक ईमान है, मेरा क्या हर मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि बस आपके हिस्से का रिस्क उसने लिखा है, बस आपको वो सही डायरेक्शन चाहिए होती है कि अगर आप वहाँ पहुँच जाए ना और उस पर चलना शुरू कर दें और उसको अपना हामी और नासिर मान लें तो वो आपके लिए ख़ुद ब खुद रास्ते खोल दें। और अल्लाह ताला कहता है बंदे तू जैसा गुमान करेगा मैं वैसा मामला कर दूंगा। तो मैं तो गुमान कर रहा था और वो मामला कर रहा था। कम व बेश तकरीबन कोई 14 से 18 इंस्टीट्यूट बनाए ऑल ओवर पाकिस्तान, और वो मेरे लिए एक बहुत ही टर्बो साल था जिसके अंदर मैंने बहुत काम किया। हम आज भी 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करते हैं। अब सवाल ये है कि अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस, सर बिजनेस तो चल गया, आपकी हिस्से की रोज़ी आपको मिलेगी, चाहे आप पहाड़ों में बैठ जाओ, वो आपको रिस्क पहुंचाएगा, ये उसका वादा है। लेकिन उस रिस्क के साथ अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो उस सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सब्जेक्ट आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो मेरा ख्याल है मेरा यहाँ बैठना बेकार है।